हेलो फ्रेंड्स, ये जस्ट रैकेट की मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर पर बेस्ड सीरीज और इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर 14 का नाम है एनुअल एक्शन प्लान एंड सिटीजंस एंड क्लाइंट चार्टर। प्रिंट आउट लेकर बैठ सकते हो एमओपी का, सो दैट मैं जितनी भी चीजें मार्क कर रही हूँ उस चीजों को आप भी अपने साथ मार्क करते जाओ। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एनुअल एक्शन प्लान के बारे में। एनुअल एक्शन प्लान का फॉर्मुलेशन, फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी और फिर उसका रिव्यू कौन करे, ये तीन चीजें हम एनुअल एक्शन प्लान के अंदर देखेंगे। साथ साथ मार्क करते चलना है इसको। भाई देखो, एनुअल एक्शन प्लान है तो सीधी सी बात है जनवरी में बनना चाहिए, तो फर्स्ट थिंग कि जनवरी में बनेगा। दूसरी चीज, पूरे साल का एक्शन प्लान जब बना रहे हो तो उसको ब्रेकअप देना बहुत जरूरी है। तो ब्रेकअप देने के लिए आप मंथली ब्रेकअप दे सकते हो, जनवरी फरवरी मार्च करके मंथली ब्रेकअप होगा उसका। ठीक है, मंथ वाइज ब्रेकअप। अब पूरी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का एनुअल एक्शन प्लान है तो हर सेक्शन का काम इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो हर लेवल पे अकाउंटेबिलिटी उसके अंदर आइडेंटिफाइड होनी चाहिए कि भाई कौन अकाउंटेबल है, डायरेक्टली कौन अकाउंटेबल है यानी काम किसका डायरेक्टली, और सुपरवाइजरी कौन अकाउंटेबल है कि जो डायरेक्टली काम कर रहा है उसको सुपरविजन कौन करेगा, उसका सुपरविजन। ठीक है, तो ये अकाउंटेबिलिटी जो है वो भी आइडेंटिफाइड होनी चाहिए एक्शन प्लान के अंदर। और तीसरा है रिव्यू। कोई भी ऑफिसर है, सपोज उनके अंडर जो स्टाफ है, दिस स्टाफ इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम पॉइंट इन एक्शन प्लान, एनुअल एक्शन प्लान। तो भाई हर ऑफिसर अपने अंडर जितना भी स्टाफ है या फिर हर ऑफिसर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी एनुअल एक्शन के अंदर, एनुअल एक्शन प्लान के अंदर जितने भी पॉइंट्स है उनको एवरी वीक रिव्यू करेंगे उनकी प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, मंथली है, फिर मंथली को वीकली बांट दिया है कि एवरी वीक को रिव्यू करेंगे कि हाँ भाई ये वाला मंथली जो प्लान है क्या वो पूरा हो पाएगा जनवरी के अंदर या नहीं। इसके बाद जो फाइनल रिव्यू है वो है सेक्रेटरी के पास। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको जरूर मार्क करके रखना कि सेक्रेटरी जो है वो एनुअल एक्शन प्लान को रिव्यू करेंगी मंथली मीटिंग्स के अंदर। ठीक है, तो ऐसी 12 मीटिंग्स होंगी फिर ऑफ कोर्स एनुअल एक्शन प्लान को लेके। एंड देन फॉलो अप पॉइंट्स ऑन द फॉलो अप एक्शन ऑन द पॉइंट्स मिनेटेड देयर इन शुड बी टेकन प्रॉम्प्टली। वट काम की चीज बस इसके अंदर इतनी है कि एनुअल एक्शन प्लान बनेगा कब, उसको मंथ वाइज ब्रेकअप करना है, उसके अंदर लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी आइडेंटिफाइड होनी चाहिए, हर ऑफिसर भी रिव्यू करे उसको एवरी वीक, और जो सेक्रेटरी है वो मंथली मीटिंग के अंदर एक्शन प्लान को रिव्यू करे, एक्शन प्लान के अगेंस्ट जितनी भी परफॉर्मेंस हुई है। नेक्स्ट है सिटीजन या फिर क्लाइंट स्टार्टर। इसको पढ़ने से पहले ये देखेंगे कि सिटीजन और क्लाइंट में फर्क क्या होता है। तो ये पॉइंट 3 में आपका फर्क लिखा हुआ है यहाँ पे कि सिटीजन क्या होते हैं, दे आर एक्चुअली एक्सटर्नल एजेंट्स, एक्सटर्नल क्लाइंट्स, यानी कि बीइंग आउटसाइड द गवर्नमेंट मशीनरी, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये एज्यूम किया जाता है कि उनको सफिशिएंट नॉलेज नहीं है गवर्नमेंट की इंटरनल प्रोसेस की, क्योंकि भाई वो बाहर है गवर्नमेंट के, तो इसलिए उनको नहीं पता कि इंटरनल प्रोसेस गवर्नमेंट का क्या है। तो इसलिए सिटीजन चार्टर के अंदर इट इज द ओनर्स कि भाई जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अपने सिटीजन्स को वेल अवेयर रखे कि भाई सर्विस स्टैंडर्ड क्या है और क्या एक्सपेक्टेशंस उनको रखनी चाहिए। ठीक है, और ये प्रिज्यूम नहीं किया जा सकता कि जितने भी सिटीजन्स हैं वो लिटरेट हैं और उनको ऑफिशियल लैंग्वेज समझ में आती होगी, हर एक को इंग्लिश समझ में आती होगी, तो इट इज मे बी नेसेसरी कि उनको लोकल लैंग्वेज के अंदर कम्युनिकेट किया जाए। तो ये तो हो गए आपके सिटीजन्स। इसके बाद हो गया क्लाइंट्स। भाई हम लोग क्लाइंट्स हो सकते हैं, ठीक है, हु आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई ये तो सिटीजन हो गया, इसको कोई सर्विस चाहिए किसी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से, और ये क्लाइंट है यानी कि ये ऑलरेडी किसी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर है लेकिन इसको किसी और मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से सर्विस चाहिए। तो सिटीजन्स को भी सर्विस चाहिए हो सकती है और क्लाइंट्स को भी सर्विस चाहिए हो सकती है। तो सिटीजन्स आर दोज हु आर एक्सटर्नल क्लाइंट्स और क्लाइंट्स आर दोज हु आर पार्ट ऑलरेडी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, और इनको इंटरनल क्लाइंट बोला जाता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका हो गया इंटरनल क्लाइंट और एक्सटर्नल क्लाइंट के अंदर डिफरेंस। ठीक है, और क्योंकि वो गवर्नमेंट मशीनरी के पार्ट है, जो क्लाइंट्स है दे आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, तो उनको सफिशिएंट नॉलेज होगी। ठीक है, इट इज जनरल प्रिजम्पशन कि उनको पहले से पता होगा कि भाई गवर्नमेंट जो है वो काम कैसे करती है, इंटरनल प्रोसेस क्या है, कितना टाइम लगता है किसी काम में। ठीक है, और फिर ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि भाई जितने भी क्लाइंट्स हैं वो लिटरेट होंगे ही होंगे और कम्युनिकेटिंग विद देम इन ऑफिशियल लैंग्वेज इज सफिशिएंट, कि उनसे ऑफिशियल लैंग्वेज में बात करेंगे तो वो समझ जाएंगे। हो सकता है कि जनरल पब्लिक में ना समझे, किसी को इंग्लिश की नॉलेज उतनी अच्छी नहीं हो सकती, बट क्लाइंट्स के लिए प्रिज्यूम किया जाता है कि वो ऑफिशियल लैंग्वेज को समझेंगे, और जो सिटीजन्स हैं हो सकता है वो ना समझे, तो इसलिए सिटीजन्स के लिए लोकल लैंग्वेज भी यूज की जा सकती है। ठीक है, अब आ जाता है सिटीजन चार्टर और क्लाइंट चार्टर एक्चुअली में होता क्या है। किसी भी मिनिस्ट्री को ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल या सिटीजन फ्रेंडली बनाने के लिए सिटीजन चार्टर एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, बेसिकली सिटीजन चार्टर के अंदर होता है कमिटमेंट्स मेड बाय किसी भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, ताकि ब्रिज बनाया जा सके सिटीजन और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। नेक्स्ट,
क्या सिटीजन चार्टर जो है वो एनफोर्सेबल होता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ? तो नो, इट इज नॉट एनफोर्सेबल। लेकिन स्टिल सिटीजन चार्टर जो है वो एम्पावर करता है सिटीजन को। भाई अगर किसी मिनिस्ट्री की वेबसाइट के ऊपर सिटीजन चार्टर पड़ा है तो उसके अंदर लिखा होगा कि वो मिनिस्ट्री जो है वो क्या क्या काम करती है, कौन कौन सर्विस प्रोवाइडर, कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, और उसके सारी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस मिनिस्ट्री की वहां पर लिखी होगी। तो सिटीजन ऑलरेडी एम्पावर हो जाएंगे उसको पढ़ के कि हाँ भाई उनको ये काम कराना है, तो वो इस मिनिस्ट्री को इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। उसमें सारे ऑफिशियल्स के नाम, नंबर वगैरह सारी चीजें क्योंकि मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर होती है, ठीक है। तो citizens charter is not enforceable in the court of law, still it intend to empower citizens and clients so that they can demand committed standard of service, ठीक है। तो बेसिकली सिटीजन्स चार्टर या फिर क्लाइंट चार्टर का क्या काम है? टू रेंडर पब्लिक सर्विस सिटीजन सेंट्रिक बाय मेकिंग देम डिमांड ड्रिवन रादर देन सप्लाई ड्रिवन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क जरूर कर लेना कि डिमांड ड्रिवन सर्विसेज जो है वो डिमांड ड्रिवन बनाई जाए रादर देन सप्लाई ड्रिवन। डिमांड कौन करेगा? डिमांड पब्लिक करेगी, सिटीजन डिमांड करेंगे, और सप्लाई कौन करेगा? सप्लाई करेगा एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो पब्लिक ड्रिवन होना चाहिए, यानी डिमांड ड्रिवन होना चाहिए कि जो चाहिए उनको टाइमली मिल जाए। नेक्स्ट देखो, ये क्लाइंट कौन होते हैं मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कोई गवर्नमेंट एजेंसी या फिर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होगा उसको क्लाइंट बोलेंगे अगर उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपने डिपार्टमेंट से अलग किसी दूसरे डिपार्टमेंट से सर्विस चाहिए, ठीक है। और इन सर्विसेज के अंदर से क्या क्या चीजें एक्सक्लूडेड रहेंगी? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एक्टिविटीज एक्सक्लूडेड रहेंगी। दूसरा, रेफरेंसेज एंड ओपिनियंस टू बी प्रोवाइडेड ऑन पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स जिनको कि प्रिस्क्राइब टाइमलाइन के अंदर डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा सकता। तो ये दो चीजें जो है वो आपकी सर्विसेज से बाहर रहेंगी। अब है सिटीजन चार्टर का के कंपोनेंट्स, उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड रहेंगी। तो भाई बेसिक है, कवर पेज होगा उसका है एक विजन स्टेटमेंट, एक मिशन स्टेटमेंट। कभी भी किसी गवर्नमेंट वेबसाइट को खोलो, ठीक है ना, उसमें अबाउट अस में जाओगे तो सिटीजन चार्टर वहीं पर आएगा, उसकी विजन स्टेटमेंट लिखी होगी, मिशन स्टेटमेंट लिखी होगी, एलोकेशन ऑफ बिजनेस लिखा होगा कि वो जो मिनिस्ट्री है वो क्या काम करती है, उन काम को कराने के टाइमलाइन क्या है, वो सर्विस स्टैंडर्ड्स क्या प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और कोई पर्टिकुलर सर्विस चाहिए तो किस बंदे को कॉन्टैक्ट करें, तो हु भी जो होता है वो भी मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर मिल जाता है, ठीक है। देन उसके बाद सिटीजन चार्टर को के अंदर और कंपोनेंट्स है आपके डिटेल्स ऑफ कस्टमर या फिर क्लाइंट्स, स्टेटमेंट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड टू ईच सिटीजन, फिर उसके बाद है आपका डिटेल्स ऑफ ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म कि भाई ये जो सर्विस है अगर सपोज किसी भी क्लाइंट ने या फिर किसी भी कस्टमर ने या पब्लिक बॉडी ने कोई सर्विस अवेल करी और वो स्पेसिफाइड टाइमलाइन के अंदर पूरी नहीं हुई, तो सिटीजन चार्टर के अंदर ही एक कंपोनेंट होगा कि भाई वो कंप्लेंट कर सकता है उस चीज़ की, वो ग्रीवांस डाल सकता है कि भाई मेरे को बोला गया था कि 15 दिन के अंदर ये काम हो जाएगा बट नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद आरटीआई से रिलेटेड जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, यानी कि इन्फॉर्मेशन अबाउट फैसिलिटेटिंग इम्प्लीमेंटेशन टू ऑफ आरटीआई, आरटीआई के लिए जितने भी सीपीआईओ वगैरह है उनकी लिस्ट हो सकती है, और उनके इम्प्लीमेंटेशन की फैसिलिटेशन के लिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो भी वेबसाइट पर होनी चाहिए। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सिटीजन या फिर क्लाइंट, कि उन लोगों से भी क्या एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आपको भी कैसे एप्लीकेशन भेजनी है, किस फॉर्मेट में भेजनी है, ताकि स्मूथ डिलीवरी और स्मूथ सर्विस डिलीवरी हो पाए। और उसके बाद है डेट ऑफ इशू ऑफ सिटीजन चार्टर और डेट ऑफ नेक्स्ट रिव्यू फॉर द सेम। ये सारे जो भी कंपोनेंट्स हैं इनको वंस बहुत अच्छे से रीड जरूर कर लेना कि कोई भी मिस ना हो जाए। पेपर में अगर इस तरीके से आ गया कि बताओ कौन कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूडेड होते हैं सिटीजन चार्टर में, और इसके अलावा कोई एक कंपोनेंट आ जाए, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि भाई वो कौन सा एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब इस सिटीजन चार्टर को मेंटेन करने के लिए एक कॉन्टैक्ट ऑफिसर को अपॉइंट किया जाए। ईच मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट शैल अपॉइंट अ कॉन्टैक्ट ऑफिसर फॉर ऑन सिटीजन चार्टर, जिसका कि क्या काम होगा? He will be responsible for various activities involved in formulation and implementation of citizen charter. Citizen charter को फॉर्मुलेट करना और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होगा? जो भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट किसी कॉन्टैक्ट ऑफिसर को अपॉइंट करेगी उसका। नेक्स्ट देखो, ये जो है goi-charters.nic.in, ये वेबसाइट है जिसके अंदर की वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के सिटीजन चार्टर हैं, ठीक है। तो ये वेबसाइट याद कर सकते हो। वेबसाइट कब डेवलप हुई, कब लॉन्च हुई? 31 मई 2002 को, ठीक है, ये याद कर सकते हो। नेक्स्ट, जो भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है वो अपने एनुअल रिपोर्ट के अंदर सिटीजन चार्टर से रिलेटेड ये जो 5-6 एक्टिविटीज है इनको इन्वॉल्व करना चाहिए उनको, ठीक है। दे शुड इनकॉर्पोरेट दीज थिंग्स। पहली चीज कि सिटीजन चार्टर को फॉर्मुलेट करने के लिए क्या एक्शन लिया गया। अब फॉर्मुलेट हो गया तो फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या एक्शन लिया गया। इम्प्लीमेंटेशन के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या वर्कशॉप की जरूरत हो सकती है, तो क्या वो चलाए गए या नहीं चलाए गए। क्या सिटीजन चार्टर को
पब्लिसाइज करने के लिए प्रॉपर पब्लिसिटी एफर्ट किए गए या नहीं किए गए, अवेयरनेस कैंपेन हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिटीजन चार्टर का इवैल्यूएशन, इंटरनल और एक्सटर्नल, कि भाई सेटिस्फेक्शन कितना आ रहा है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अमंग सिटीजन या क्लाइंट्स, इस चीज़ का इवैल्यूएशन किया जाए। मतलब इस चीज़ का इवैल्यूएशन करने के बाद उस चीज़ को आप एनुअल रिपोर्ट में डालोगे, ठीक है। और लास्ट कि सिटीजन चार्टर को कितना अपडेट किया गया है, कितने उनके अंदर रिवीजन किए गए हैं, कि ये जो की पॉइंट पे लिखा है कि इंटरनल और एक्सटर्नल इवैल्यूएशन उसको किया गया, तो उस इवैल्यूएशन के बाद क्या सिटीजन चार्टर को रिवाइज किया गया या नहीं रिवाइज किया गया, या कितना रिवाइज किया गया, तो वो डिटेल्स ऑफ रिवीजन भी जो है वो एनुअल रिपोर्ट के अंदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट डाल सकती है। नेक्स्ट है आपका पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म की इसलिए जरूरत है क्योंकि जब आपने एनुअल एक्शन प्लान बना लिया या फिर और सिटीजन क्लाइंट चार्टर बना के आपने पब्लिक को बता दिया कि हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अब सपोज हो सकता है वो सर्विस जो है वो किसी भी वजह से नहीं प्रोवाइड की जा सकी या फिर गलत सर्विस प्रोवाइड हो गई है, ठीक है, तो उसके लिए एक प्रॉपर पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। और आपको पता है कि पीजी पोर्टल है एक, और उसके ऊपर ग्रीवांस जो है वो लॉन्च की जा सकती है और एक यूनिक नंबर जनरेट हो जाता है जिससे कि आप उस ग्रीवांस को मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, पहली चीज तो ये इसको अंडरलाइन कर लेना कि ग्रीवांस जो है वो किसी भी लोकल लैंग्वेज, इंग्लिश या हिंदी, इन सब चीज़ों के मतलब इन सब लैंग्वेजेस के अंदर लॉन्च की जा सकती है। दूसरी चीज़ ये वेबसाइट आपको पता होनी चाहिए। तीसरी चीज़ यहाँ पे GRM की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। और चौथी चीज़ कि एनी कंप्लेंट सेंट बाय ईमेल विल नॉट बी अटेंडेड टू और एंटरटेन्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन के अंदर किसी भी तरीके से बन के आ सकता है ये सेंटेंस कि ईमेल पे सेंड कर दिया, तो ये मत समझो कि आपने ग्रीवांस लॉन्च करके, ग्रीवांस को लॉन्च करने के लिए प्रॉपर क्योंकि वेबसाइट बनाई गई है और वेबसाइट में सारे ऑप्शंस हैं, किसी भी तरीके की वो ग्रीवांस हो सकती है, ट्रांसफर से रिलेटेड, प्रमोशन, पेंशन, पे फिक्सेशन, किसी भी चीज़ से रिलेटेड वो हो सकती है। तो जब भी प्रॉपर पोर्टल बनाया गया है तो ईमेल वाली जो कंप्लेंट है उसको अटेंड नहीं किया जाएगा, उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा एज अ पब्लिक ग्रीवांस, ठीक है। तो इट हैज टू बी लॉन्च्ड ऑन द वेबसाइट। देन मेन गाइडलाइंस, पहली चीज ये टाइमलाइन यहाँ पे दी हुई है कि जो ग्रीवांस है वो भाई 45 दिन के अंदर डिस्पोज हो जानी चाहिए। इन केस ऑफ डिले 45 दिन में आप नहीं उसको डिस्पोज कर पा रहे हो तो एक इंटरिम रिप्लाई चला जाए कि भाई अभी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में टाइम लग रहा है, ठीक है। उसके बाद एक वेल रीजन्ड स्पीकिंग रिप्लाई देना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने चाहिए। अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट थिंग जिसको कि आप याद रखोगे, जैसे कि ये 45 डेज वाला जो टाइमलाइन है, ईच मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट DS या फिर अबव लेवल पर एक डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवांस को नॉमिनेट करेंगे, डेजिग्नेट करेंगे, ठीक है। तो दिस पर्सन शुड बी DS एंड अबव एंड ही विल बी कॉल्ड डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवांस, ठीक है, जिसको कि अप्रोच किया जा सकता है कि अगर किसी की पब्लिक ग्रीवांस जो है वो रिड्रेस नहीं हुई है। और ये जो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवांस इनको नॉमिनेट किया गया है, इनका नाम, डेजिग्नेशन, रूम नंबर, टेलीफोन नंबर और कोई जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो होने चाहिए वेबसाइट पर भी, रिसेप्शन ऑफिस पर भी, ताकि और ऐसे कन्वीनियंट प्लेसेस पर भी, ताकि सिटीजन्स को वो इजीली अवेयर रहें कि भाई कौन किसको वो कांटेक्ट कर सकते हैं अगर उनकी जो ग्रीवांस है वो रिड्रेस नहीं हुई है, ठीक है। और इस वेबसाइट पर भी उनका नाम, नंबर वगैरह सब होना चाहिए। अब ये जो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवांस जिनको भी बनाया जाएगा उनका क्या काम है, उनका ये काम है जो कि 5th पॉइंट पे लिखा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि एवरी वेंसडे यानी मिड ऑफ द वीक के मिड ऑफ द डे तक, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। तो भाई एवरी वेंसडे को हाफ डे तक यानी 10 बजे से 1 बजे तक डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवांस जो है वो इन ग्रीवांसेस को रिसीव करेंगे और सुनेंगे, ठीक है। रिसेप्शन ऑफिस पर एक लॉक्ड कंप्लेंट बॉक्स भी रखा जा सकता है ताकि कन्वीनियंट रजिस्ट्रेशन हो पाए कंप्लेंट्स का। और इस कंप्लेंट बॉक्स को भाई सिर्फ रखना नहीं है, खोलना भी है, ठीक है। तो इट विल बी ओपन बाय द डेजिग्नेटेड ऑफिसर एट रेगुलर इंटरवल्स। तो हु इज द डेजिग्नेटेड ऑफिसर फॉर दिस? ऑफ कोर्स डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवांस, उनके पास ही जानी चाहिए। नेक्स्ट है आपका CP ग्राम। सबसे पहली चीज CP ग्राम की प्रॉपर फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, सेंट्रल पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये एस्टेब्लिश कब हुआ? जून 2007 के अंदर। इसका एम क्या था कि कोई भी एग्रीड सिटीजन है वो अपनी ग्रीवांस कभी भी कहीं से भी 24/7 लॉन्च कर पाए, ठीक है। अब इसके जो फीचर्स हैं ये एल तक लिखे हुए हैं, इसको हम फटाफट से रीड कर लेते हैं। तो पहली चीज ये है कि PMO, प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस, कैबिनेट, DRPG वगैरह,
ये सब सीपी ग्राम्स के थ्रू इंटीग्रेट किए गए हैं, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट, ये जो इंटरलिंक करता है सीपी ग्राम्स जो है वो इंटरलिंक करता है 87 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और 36 स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह को। कभी आपने सीपी ग्राम पे लॉस करी हो कंप्लेंट तो पता होगा कि उसके ऊपर एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाता है ताकि आप उसको ऑनलाइन ट्रैक कर पाओ। जैसे आप उस पर कंप्लेंट लॉन्च करते हो, क्योंकि कंप्लेंट लॉन्च करते टाइम वो आपका एसएमएस और आपका टेलीफोन नंबर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पूछता है। तो जैसे आप उसके ऊपर रजिस्टर करते हो तो आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट आ जाती है ईमेल पर भी और एक एसएमएस भी आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, इन केस ग्रीवांस इज लॉन्च्ड ऑफलाइन बाय पोस्ट, तो वो जो है सीपी ग्राम्स के ऊपर अपलोड किया जाता है और बाय पोस्ट एक्नॉलेजमेंट जाएगा फिर ऑफ कोर्स। ठीक है। मोबाइल से या फिर ईमेल से करोगे तो भाई उसके ऊपर एक्नॉलेजमेंट आएगा, ऑफलाइन करोगे तो बाय पोस्ट ही आपके पास एक्नॉलेजमेंट आएगा। देन द फर्स्ट 5 अल्फाबेट्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन नंबर क्या डिनोट करते हैं, इसको जरूर नोट कर लेना कि भाई कौन सी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को ग्रीवांस लॉन्च की गई है। ठीक है, तो फर्स्ट 5 अल्फाबेट्स ये डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है देयर इज अ प्रोविजन ऑफ लॉजिंग अ ग्रीवेंस जो कि ऑटोमेटिकली फील्ड लेवल पे चली जाएगी। उसके बाद सीपी ग्राम का सिस्टम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को एनेबल करता है कि वो अप्रोप्रिएट एक्शन ले और एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है उसको फिल करें। ठीक है, टू बी फिल मैंडेटरीली बाय ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर ऑन द सिस्टम। और सिटीजन्स जो है वो अपने यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर से उस चीज को देख सकते हैं कि भाई उस पर्टिकुलर ग्रीवांस के ऊपर क्या एक्शन लिया गया। नेक्स्ट, सिस्टम enables मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट टू डिक्लेयर देयर रेस्पेक्टिव सबॉर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशंस। भाई मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट के कुछ सबॉर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं, तो मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट जो है वो उनको डिक्लेयर कर सकती है कि भाई ये सबॉर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन है और कंप्लेंट जो है वो डायरेक्टली यहाँ भी जा सकती है। नेक्स्ट, सीपी ग्राम जनरेट वेरियस रिपोर्ट्स फॉर मॉनिटरिंग। नेक्स्ट इज सिटीजन सेटिस्फेक्शन फीडबैक रेटिंग मैकेनिज्म भी है, आपकी जब ग्रीवांस खत्म हो जाए तो आप उसके ऊपर फीडबैक भी दे सकते हो। और जो भी पब्लिक ग्रीवांस रिकॉर्ड है सीपी ग्राम पे उनको 5 साल के बाद आर्काइव में डाल दिया जाता है। ठीक है, वो वेबसाइट पर ही आर्काइव का ऑप्शन है, तो 5 साल के बाद वो आर्काइव में चले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ टाइमलाइंस हैं। पहली बात तो ये कि कब एस्टेब्लिश हुआ था। प्रोसीजर आपको पता ही है, प्रोसीजर में इतनी कोई टेक्निकल चीज नहीं थी। नेक्स्ट है कि उनको कब आर्काइव कर दिया जाता है, तो ये 5 ईयर्स के अंदर, तो इस टाइमलाइन को भी जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि कौन से इश्यूज जो है वो ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम के थ्रू टेकअप नहीं करने हैं, यानी कि इस तरीके की अगर ग्रीवांस आती है इंचे तरीके की तो उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेना है। फर्स्ट है सबजुडिस केसेस। केस अगर सबजुडिस है, पहले कोर्ट के अंदर है, तो भाई कोर्ट के ऑर्डर का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके अंदर आप उनकी ग्रीवांस तब तक रिड्रेस नहीं कर पाओगे जब तक कोर्ट अपना जजमेंट नहीं देती, तो इसलिए इस इशू को छोड़ देंगे। नेक्स्ट है किसी का भाई पर्सनल या फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसके अंदर कोई मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट क्या करे, तो इसलिए इसको छोड़ दो। आरटीआई के मैटर्स के लिए एक अलग पोर्टल बनाया गया है, तो इसलिए उसको पब्लिक ग्रीवांस सिस्टम के अंदर नहीं लाया जाएगा। नेक्स्ट है एनीथिंग दैट इंपैक्ट्स अपॉन द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, या फिर किसी कंट्री के फ्रेंडली रिलेशन विद अदर कंट्रीज, यानी हमारी कंट्री के फ्रेंडली रिलेशन विद अदर कंट्रीज, अगर इन दोनों चीजों पे कोई इंपैक्ट पड़ता है तो वो इशू नहीं लेना है। नेक्स्ट है सजेशन। ये ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है, कोई सजेशन सिस्टम तो है नहीं, इट इज नॉट अ सजेशन बॉक्स, तो आप सजेशन को इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, एनी कंप्लेंट सेंट बाय ईमेल विल नॉट बी अटेंडेड टू। ठीक है, मेल पर आपने भेजा, उसका कुछ भी रिजॉल्व नहीं किया गया तो इस चीज़ की ग्रीवांस नहीं हो सकती, क्योंकि ग्रीवांस के लिए पूरा जब पोर्टल बनाया गया तो वहीं पर लॉन्च की जाए। ठीक है, नेक्स्ट 14.7 में देख लेते हैं द मशीनरी एंड वर्क रिलेटेड टू द पब्लिक ग्रीवांस एंड स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू द रिसीव डिस्पोजल ऑफ पब्लिक ग्रीवांस। यानी कि एक साल में कितनी पब्लिक ग्रीवांस आई है, कितनी डिस्पोज हुई है, और उसकी मशीनरी या फिर जितना भी काम किया गया है पब्लिक ग्रीवांस से रिलेटेड, इट शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ द एनुअल एक्शन प्लान ऑफ द मिनिस्ट्री एंड एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री, की पता चले कि भाई किसी मिनिस्ट्री ने सपोज 1000 पब्लिक ग्रीवांस जो है वो पूरे एनुअली रिजॉल्व करी है, तो दिस शुड बी मेड अ पार्ट ऑफ एनुअल एक्शन प्लान और एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट। तो आ जाते हैं आपके लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर पर, अपील मैकेनिज्म। भाई कोई पर्सन ग्रीवांस के क्लोजर के बाद अगर सेटिस्फाइड नहीं है रिस्पॉन्स है तो वो कंप्लेंट कर सकता है आगे भी, यानी कि अपील कर सकता है। तो सबसे पहले काम की चीज़ है कि अपील भाई 30 डेज के अंदर करे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैंने भी बताया था कि जब ग्रीवांस क्लोज हो जाती है तो उसके बाद रेटिंग का ऑप्शन आता है। ठीक है, इफ द रेटिंग इज पुअर द ऑप्शन टू फाइल एन अपील इज इनेबल्ड, यानी कि अगर आप अपील करना चाह रहे हो तो भाई रेटिंग में पुअर डालो, सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग,
अपीलेट अथॉरिटी भी होनी चाहिए, जैसे कि डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवांस था, इस तरीके से नोडल अपीलेट अथॉरिटी भी हो सकती है मिनिस्ट्री के अंदर। तो वो कौन होगी? जो कि पब्लिक ग्रीवांस ऑफिसर होगा उससे एक लेवल अबव, यानी डीएस या फिर डायरेक्टर लेवल पे अगर पब्लिक ग्रीवांस ऑफिसर है तो जेएस लेवल पे अपीलेट अथॉरिटी होगी। ठीक है। नोडल अपीलेट अथॉरिटी कैन क्रिएट सब अपीलेट अथॉरिटी फॉर डिस्पोजल ऑफ अपील। ठीक है, वो अपने सब अपीलेट अथॉरिटी भी क्रिएट कर सकती है, डेलीगेट कर सकती है अपनी पावर को अपील को डिस्पोज करने के लिए। ठीक है, तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 14। इसको फाइनली एक बार देख सकते हो, ये है आपके सिटीजन चार्टर का कवर पेज। सबसे ऊपर नेशनल एम्बलम आता है, फिर लोगो अगर कोई है, कोई स्पेशली डिजाइन किया हुआ है, फिर सिटीजन क्लाइंट चार्टर ऐसे लिखा हुआ, उसके बाद है मिनिस्ट्री का नाम या डिपार्टमेंट का नाम, और उसके बाद अगर डिपार्टमेंट का नाम लिखा है तो नेम ऑफ द मिनिस्ट्री टू विच द डिपार्टमेंट बिलोंग्स, फिर उसका एड्रेस दोगे विद वेबसाइट आईडी, एंड देन मंथ एंड ईयर ऑफ इशू ऑफ दिस पर्टिकुलर सिटीजन या फिर क्लाइंट चार्टर। ओके, सो यहाँ पे चैप्टर हो गया आपका खत्म। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे चैप्टर नंबर 15। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।